नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र है भारतीय दर्शन, उस भारतीय दर्शन की जो चौथी यूनिट है, उस चौथी यूनिट के टॉपिक्स के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। चौथी यूनिट में आपके दो भारतीय दार्शनिक परंपराएं हैं, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन में हमें जिन टॉपिकों का अध्ययन करना है उसमें स्थूल पदार्थ, प्रमाण और उसके प्रकार और असत्कार्यवाद, इसका जो कार्यकारण सिद्धांत है उसकी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है आपका वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में हम पदार्थ और परमाणुवाद, इन दो टॉपिकों की अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ आज इस चौथी यूनिट की जो प्रथम जो टॉपिक है न्याय दर्शन, और न्याय दर्शन में जो स्थूल पदार्थ है उस स्थूल पदार्थ की हम चर्चा करेंगे। तो न्याय दर्शन की जो प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद में हम स्थूल पदार्थों के बारे में विस्तार से एक एक पदार्थ के बारे में आपको समझाएंगे। न्याय दर्शन की जो प्रणेता है महर्षि गौतम को कहा जाता है। महर्षि गौतम यानी न्याय दर्शन का जो प्रतिपादन किया है वो महर्षि गौतम ने किया है। इन्हें गौतम तथा अक्षपाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है, यानी महर्षि गौतम को अक्षपाद भी कहते हैं। इसी कारण न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। न्याय को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विधा भी कहते हैं। इस दर्शन में तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप यह भारतीय तर्कशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी न्याय दर्शन में तर्कशास्त्र और जो प्रमाण है, जो चार प्रमाण हैं उनकी हम पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी के कारण न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र का प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। न्याय दर्शन की ज्ञान का जो आधार है वो न्याय सूत्र कहा जाता है, जो महर्षि गौतम का न्याय सूत्र है। तो न्याय सूत्र से हमें न्याय दर्शन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है, जिसका रचयिता गौतम मुनि को कहा जाता है। न्याय सूत्र न्याय दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में 5 अध्याय है। बाद में चलकर अनेक भाष्यकारों ने न्याय सूत्र पर टीका लिखकर न्याय दर्शन का साहित्य समृद्ध किया। ऐसे टीकाकारों में वात्स्यायन, वाचस्पति मिश्र और उदयनाचार्य के नाम विशेष उल्लेखनीय है। यानी इस न्याय सूत्र पर वात्स्यायन, वाचस्पति मिश्र और उदयनाचार्य ने अनेक टीकाएँ लिखी हैं। न्याय दर्शन के समस्त साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो प्राचीन न्याय और दूसरा है नव्य न्याय। गौतम का न्याय सूत्र प्राचीन न्याय का सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ नव्य न्याय का ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पर दो मुख्य रूप से जो प्राचीन जो न्याय दर्शन है उसका न्याय सूत्र गौतम द्वारा प्रतिपादन किया गया है और नव्य न्याय गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि। प्राचीन न्याय में तत्वशास्त्र पर अधिक जोर दिया गया है और नव्य न्याय में तर्कशास्त्र पर अधिक जोर दिया गया है, यानी तत्वशास्त्र और तर्कशास्त्र। अन्य भारतीय दार्शनिकों की तरह न्याय का चरम जो उद्देश्य है वो मोक्ष को अपनाना है, यानी मोक्ष प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य है। मोक्ष की अनुभूति तत्व ज्ञान अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने से ही हो सकती है। इसी उद्देश्य से न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की व्याख्या हुई है और ये जो 16 पदार्थ हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो इस प्रकार हैं। तो ये जो 16 पदार्थ है, ये 16 पदार्थ आपको याद करने हैं। 16 पदार्थों में सर्वप्रथम जो है प्रमाण। प्रमाण ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है, यानी ज्ञान जिन साधनों के माध्यम से प्राप्त होता है उन्हें प्रमाण कहते हैं। न्याय के मतानुसार 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं और ये जो 4 प्रकार के प्रमाण हैं वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। मैंने आप लोगों को
प्रारंभ में बताया था कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में कुल 6 प्रमाणों की बात की जाती है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अब ये देखने में आता है कि जब जब हम इन दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन करते हैं, तो इन 6 के 6 प्रमाणों को कुछ दार्शनिक तो 6 प्रमाण मानते हैं, कुछ 2 मानते हैं, कुछ 3 मानते हैं, और कुछ दार्शनिक परंपराएं ऐसी है जो 4 प्रमाणों को मानती हैं। विशेष रूप से न्याय जो दर्शन है वो 4 प्रमाणों को मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। इनकी विस्तार से हम प्रमाण शास्त्र जब अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में विस्तार से एक एक का अध्ययन करेंगे। दूसरा इसका जो है वो है प्रमेय। प्रमेय, ज्ञान की विषय को प्रमेय कहा जाता है, यानी जिन विषयों का हमें ज्ञान प्राप्त करना है उन्हें प्रमेय कहा जाता है। प्रमेय के अंदर ऐसे विषयों का उल्लेख है जिनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। तीसरा इसका है संशय। मन की अनिश्चित अवस्था को, जिसमें मन के सामने 2 या 2 से अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं, संशय कहा जाता है। इस अवस्था में विषय के विशेष का ज्ञान नहीं होता है, यानी विषय जो वास्तविक में क्या है उसका ज्ञान नहीं होता। जैसे दूर दराज स्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, एक पेड़ दिखाई देता है, पेड़ का ठूंठ दिखाई देता है, तो हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि ये पेड़ का ठूंठ है या आदमी। तो ऐसी अवस्था जो होती है वो संशय की अवस्था कहलाती है। चौथा इसका जो है प्रयोजन। जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसे प्रयोजन कहा जाता है, लक्ष्य, टारगेट, यानी जो उद्देश्य हमारा होता है, जिस उद्देश्य को लेकर के हम चलते हैं उसको प्रयोजन कहा जाता है। इसके बाद में जो पांचवा है वो दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। ज्ञान के लिए अनुभव किए हुए उदाहरणों को दृष्टांत कहा जाता है। उदाहरण हमारे तर्क को सबल प्रदान करते हैं, यानी तर्क की जो तर्क के माध्यम से दृष्टांत जब दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से जो जो तर्क दिए जाते हैं उन तर्कों को दृष्टांत के रूप में देखते हैं, तो ये दृष्टांत है। इसके बाद में छठा जो है वो है सिद्धांत। सिद्ध स्थापित सिद्धांत को मानकर ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना सिद्धांत कहा जाता है। यानी सिद्धांत जो है किसी भी प्रतिपादित विषय के विषय में जो सिद्धांत प्रतिपादन किया जाता है उसको हम सिद्धांत के रूप में देखते हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ एक एक करके इन 16 पदार्थों का अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो 7वां जो पदार्थ है वो है अवयव। अवयव, अनुमान के अवयव को अवयव कहा जाता है। जो अनुमान के अवयव है, अनुमान के 5 अवयव है। इन 5 अवयवों में हम जब अनुमान को पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। इसमें जो 5 जो अवयव है वो है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये जो 5 अवयव है इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है तर्क। यदि किसी बात को साबित करना है तब उसके उल्टे को सही मानकर उसकी अप्रमाणिकता को दिलवाना तर्क कहा जाता है। यानी किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए तर्कों का सहारा लिया जाता है तो उसे तर्क कहा जाता है। इसके बाद में जो 9वां जो पदार्थ है वो है निर्णय। निश्चित ज्ञान को निर्णय कहा जाता है। निर्णय को अपनाने के लिए संशय का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। निर्णय में हम किसी प्रकार का कोई डाउट या संशय नहीं होना चाहिए, उसे निर्णय कहा जाता है। इसके बाद में जो 10वां है वो है वाद। वाद उस विचार को कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्षी की निष्कर्ष काटने का प्रयास किया जाता है। यानी विपक्ष की जो निष्कर्ष है उनको हम जब काटने का प्रयास करते हैं तो उसको हम वाद कहते हैं। इसके बाद में जो 11वां जो बिंदु है वो है जल्प। जल्प, जीतने की अभिलाषा से तर्क करना जल्प कहा जाता है। जल्प जो जीतने की जो अभिलाषा होती है उसको तर्क कहते हैं। इसमें वादी और प्रतिवादी का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने के बजाय विजय को श्रोधार्य करना रहता है, यानी विजय प्राप्त करना है। जल्प के अंतर्गत हमें जो तर्क है वो तर्क सही है या गलत है इस बात का पर जोर न दे करके हमें केवल और केवल मात्र विजय प्राप्त करना है। वादी और प्रतिवादी की उद्देश्य जो है उनको केवल मात्र उसका उद्देश्य एक ही होता है जल्प में कि उसको तर्कों के माध्यम से हमें विजय प्राप्त करना है। तो इसके बाद में है वितंडा। यह भी केवल जीतने के उद्देश्य से अपनाया जाता है। इसमें प्रतिवादी की विचारों को काटने की चेष्टा की जाती है।
तो ये जल्प और वितंडा लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इसमें वितंडा में केवल हम ये है कि जो प्रतिवादी है उसके विचारों को हम काटते हैं, उसको नकारते हैं तर्कों के माध्यम से। इसके बाद में जो है 13वां जो बिंदु है वो है हेत्वाभास। प्रत्येक अनुमान हेतु पर निर्भर रहता है। यदि हेतु में कोई दोष हो तो अनुमान भी दूषित हो जाता है। हेतु को दोष को हेत्वाभास कहा जाता है। साधारणतः अनुमान के दोष को हेत्वाभास भी कहते हैं। तो अब ये जो हेत्वाभास है, हेत्वाभास जब हम अनुमान को पढ़ेंगे तो हेत्वाभास को हम डिटेल में देखेंगे। ये हेत्वाभास भी 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सहविचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। ये 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं जो हेतु में अनुमान में जो हेतु पर निर्भर होता है और हेतु में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं उसको हेत्वाभास कहते हैं। इसके बाद में छल। किसी व्यक्ति की कही हुई बात का अर्थ बदलकर उसमें दोष संकेत करना छल कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति बात कर रहा है और उसमें हमें एन कैन प्रकरण दोष निकालते हैं तो उसको छल कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि रमेश के पास नव कंबल है, उस व्यक्ति के कहने का अर्थ है कि रमेश के पास में एक नया कंबल है। अब प्रतिवादी इसके विपरीत नव का अर्थ नया न लेकर के नौ संख्या समझ लेता है, तब यह छल कहा जाता है। छल 3 प्रकार के होते हैं, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। तो ये छल की श्रेणी में है। जब हम किसी में दोष निकालते हैं तो उसको छल कहते हैं। इसके बाद में जाति। जाति भी छल की तरह एक प्रकार का दुष्ट उत्तर है। सामान्यतः और असमानता के आधार पर जो दोष दिखलाया जाता है वह जाति है। यह एक प्रकार का दुष्ट उत्तर होता है। इसके बाद में लास्ट है निग्रह स्थान। वाद विवाद की सिलसिले में जब वादी ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे हार माननी ही पड़ती है तो वह निग्रह स्थान कहलाता है। यानी जिस स्थान पर वादी ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे हार माननी पड़ती है तो उस स्थान को निग्रह स्थान कहते हैं। दूसरे शब्दों में पराजय के स्थान को निग्रह स्थान कहा जाता है, जहाँ पर पराजय होती है। निग्रह स्थान के 2 कारण हैं, ये गलत ज्ञान और अज्ञान। तो इस प्रकार से ये जो 16 जो पदार्थ है न्याय दर्शन में, ये 16 के 16 पदार्थ आपको याद रखने हैं। तो इन 16 पदार्थों के बारे में हमने आपको आज विस्तार से बातचीत की है, जिसमें आपको प्रमाण, प्रमेय, संचय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो ये जो 16 जो पदार्थ है, ये 16 पदार्थों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये पदार्थ समझ में आएंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन के जो प्रणेता है महर्षि गौतम। तो महर्षि गौतम ने अपने न्याय सूत्र में इन 16 पदार्थों की विस्तार से चर्चा की है, जिनकी चर्चा हमने आज इस वीडियो के माध्यम से की है। धन्यवाद।